हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ पेडागोजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। और यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा जो आपका क्वेश्चंस का 4 ऑप्शन दिए होते हैं उस चारों ऑप्शन को पूरा फुल डिस्कशन कराने के लिए। मतलब 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में मानते हैं कि ए सही है, तो सर 3 और क्यों गलत हुआ। मतलब पूरा खतरनाक एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे और आपको लगेगा कि काम का चीज है तो चीजों को शेयर करें। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका आज का पहला सवाल जो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्री। पहला ऑप्शन है दिशन, सेकंड है पक्षांतरण, थर्ड है रूपांतरण। हमको बोला है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी दृश्यीकरण। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन फर्स्ट, दृश्यीकरण। अब दिक्कत है सर, दृश्यीकरण क्यों? तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, इसका पूरा फंडा। जैसे देखिए, आपके पास सबसे पहले आप यहां देखेंगे लिखा है कि दृश्यीकरण। भाई दृश्यीकरण के बारे में क्या है आपका? दृश्यीकरण बोला किसको जाता है? तो लिखा है कि इसे ज्यामितीय की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी आकृतियां और स्वरूप शामिल होते हैं। बिना दृश्यीकरण के उन आकृतियों के विभिन्न मापदंडों को मापना असंभव है। जैसे आपके पास, आप तो ज्यामिति में क्या देखते हैं, बहुत सारा आपका फिगर होता है, जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, है ना, पैरेललोग्राम हो गया, बहुत तरह का फिगर होता है। वहां पे स्क्वायर हो गया। तो वहां पे क्या लिखा गया है कि जो फिगर है ना, उसका जो मापदंड करना होता है वो बिना दृश्यीकरण का नहीं हो सकता है, ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। राइट। अच्छा, ये तो पहला ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है आपका रूपांतरण। रूपांतरण का क्या मतलब होता है? तो एक बिंदु, रेखा या ज्यामितीय आकृति के आकार या स्थिति में हेर फेर करने के 4 विशिष्ट तरीके के लिए रूपांतरण का एक सामान्य शब्द है। ठीक है, मतलब क्या रूपांतरण मतलब क्या? वो एक नए चीज में कन्वर्ट करना, किसी चीज को नया रूप देना। ठीक है। फिर लिखा है कि वस्तु के मूल आकार को पूर्व छवि कहा जाता है और वस्तु के अंतिम आकृति और स्थिति परिवर्तन के तहत छवि प्राप्त होती है। यह भी ज्यामितीय में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी यहाँ पे जो बन रहा है वो लिखा है कि अतः विकल्प ए और सी होगा। लेकिन विकल्प ए और सी, राइट, तो सर ए और सी का क्या मतलब है? तो आपको हम सिर्फ यहाँ पे क्या दिखाए हैं, देखिए अब सवाल में पहला बात दृश्यीकरण और इसके साथ रूपांतरण, ये 2 पॉइंट आपके पास बन रहा है। ज्यामितीय की महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए दोनों आपका इंपोर्टेंस है। कौन कौन? तो पहला दृश्यीकरण, दूसरा कौन है? रूपांतरण है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए होगा कैसे, वो देखिए आपको आगे यहाँ पे जब इसका ऑप्शन दिखाएंगे तो आप बखूबी समझ पाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका फर्स्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में बनाया है आपका ए और सी, राइट। तो यही आपका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 46 का। अब हम बढ़ेंगे अगर 47 की तरफ, तो ये है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में खेलों के लिए अति उपयुक्त है। खेल के लिए कौन सा यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वो बात पे आपको बताना है। तो पहला आपका जो ऑप्शन दे रखा है वो लिखा है कि गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते हैं। सेकंड है कि गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को प्रदान करते हैं। एंड थर्ड है गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं। राइट। अब इसका आंसर क्या बनेगा? ए भाई,
पता कैसे चलेगा, राइट। तो पहले आपको ये बात का पूरा जानकारी दे देते हैं और आप खुद इसका बताएंगे कि सही ऑप्शन क्या बनना चाहिए। क्लियर? जस्ट वेट। हाँ, देखिए हम आपको इसका पूरा आपको दिखाते हैं इसका क्या कहानी है। सबसे पहले लिखा है कि गणित के खेलों के लाभ, गणित क्या है। लिखा है कि बच्चे गणित की अधिकांश बुनियादी अवधारणाओं को उन गतिविधियों में शामिल करके सीख सकते हैं जो उन्हें आनंद देती है। ठीक है, जो उन्हें क्या देता है, आनंद देती है। मतलब ये हुआ कि गणित का कुछ ऐसे चीज बच्चा उस तरीके से सीख सकता है, वैसा कोई एक्टिंग करके सीख सकता है, वैसा कोई एक्टिविटी से सीख सकता है जो उसको एंजॉयफुल लगता हो। मतलब खेल खेल में किसी चीज को सिखा देना। दूसरा पॉइंट है कि हर बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है और एक खेल कई गणितीय अवधारणाओं को सीखने का सही माध्यम हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि गणित अधिगम को मनोरंजन बनाने के साथ साथ बच्चे के लिए सार्थक बनाने के लिए खेल एक बहुत शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। ठीक है, इसलिए गणितीय खेल छात्रों और शिक्षक के बीच और कक्षा के छात्रों के बीच एक स्वतंत्र और आनंदपूर्ण अंतःक्रिया का निर्माण करता है। ये तो रहा कुछ जानकारी। यहाँ पे एक जानकारी और हम आपके साथ साझा करते हैं। सॉरी, हाँ, ठीक है। अब समझिए कि इसका जो सही आंसर बनना चाहिए था हमारे लिए 47 का, वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड। यानी ऐसा नहीं है जो पहला ऑप्शन लिखा है कि गणितीय खेलों में व्यस्त होने के दौरान हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड ऑप्शन है कि गणितीय खेल गणित में आनंदमयी अधिगम के अनुभव को प्रदान करता है। तुरंत हम लोग देख रहे थे कि जब बच्चा जो है ना वो गणित कैसे खेल खेल में वैसे सीखेगा, वो तरीका क्या होना चाहिए, बच्चा को एक आनंद आना चाहिए, इंजॉयफुल लगना चाहिए। ठीक, गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? यानी ऑप्शन सेकंड होगा राइट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं 48 का। तो पहले देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली बात, जो 48 नंबर क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक बात लिखा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। तो आप लोग से एक हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको ना ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी आप ये कह सकते हैं एनसीएफ 2005। सर सबसे पहले हमको यही नहीं पता है कि एनसीएफ 2005 होता क्या है, तो जाकर के आपके चैनल पे एनसीएफ 2005 का पूरा कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है, जाकर देख लेंगे कि एनसीएफ 2005 का क्या क्या यहाँ पे सिद्धांत दिया हुआ है और क्या चीजें होती है। ठीक, चलिए फिलहाल हम आपको क्वेश्चन के ऊपर ले चलते हैं और दिखाते हैं। पहला ऑप्शन है कि दिक् स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना और वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना और बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। यहाँ पे मुख्य पॉइंट है लिखा है कि न्यूनतम उपयुक्त। न्यूनतम उपयुक्त का मतलब कम से कम, क्या बोला है, कम से कम। तो सबसे न्यूनतम बोला ना, कम से कम एटलीस्ट वाली बात हो जा रही है। तो यहाँ पे दिक् स्थान संबंधित समझ में वृद्धि करना ये बहुत बढ़िया तरीका है, न्यूनतम नहीं है, एकदम मस्त वाला तरीका है, राइट। फिर है कि गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, ये बात भी आपको एनसीएफ 2005 में चर्चा किया गया है। उसके साथ साथ ऑप्शन जो थर्ड है ना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, ये तो एकदम परफेक्ट है कहिए तो, मतलब कि एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है 2005 के हिसाब से। लेकिन ये हमसे न्यूनतम पूछा है भाई, एकदम कम से कम क्या है, तो भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी बीजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना, एकदम से न्यूनतम उपयुक्त है। समझ रहे, एकदम न्यूनतम उपयुक्त है कौन, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए इसका हम आपको दिखाते हैं एक्सप्लेनेशन। ये रहा आपका, जैसे आपके पास जो पहला ऑप्शन देखिए बनाया था आपका, वो ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या था, तो सोचने और तर्क करने की शक्तियां का विकास करना,
सेकेंड है कि दैनिक जीवन की गणितीय समस्याओं को हल करना, स्थानीय सोच और तर्क विकसित करना। भाई मैथ होता क्या है, लॉजिकल होता है, तर्क डेवलप करने के लिए लॉजिक, है ना। और क्या होता है, इसके बाद लिखा है कि पर्यावरण और संस्कृति को समझना और उससे परिचित होना, बच्चों को विभिन्न तकनीकी और सामान्य भविष्य के व्यवसायों के लिए तैयार करना, उनमें गणित के प्रति रुचि और आत्मविश्वास का विकास करना। समझ गए। और आपका फिर से लिखा है कि विषय की मौलिक अवधारणाओं और प्रक्रियाओं पर स्पष्ट देना है, ठीक है, स्पष्टता देना है ना, क्लियरिटी देनी है। ये था आपका 2005 का उद्देश्य। इसके साथ एक चीज और आपको हम दिखाएंगे, ये देखिए, ये क्या भाई, तो ये आप देख पा रहे हैं अनुभव पर निर्भर, तो ये दूसरा चीज है, दूसरा चीज ये आपका इसका नहीं है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब हम बढ़ते हैं, ये हमारा 48 नंबर था। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले हम। 49 नंबर सवाल में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा वैन हेले, देखो भाई इसका जो थ्योरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वैन हेले का। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है वैन हेले का, और इन्होंने ही दिया था, वैन हेले ही ने दिया है ज्योमेट्री वाला, ठीक है। ज्योमेट्री का इन्होंने लेवल दिया है कितना, 5 लेवल दिया है। 5 लेवल क्या है, तो वैन हेले का भी थ्योरी आपको हम पढ़ाए हैं, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। वैन हेले का क्या इसका थ्योरी है इसको, ठीक है। लिखा है कि ज्यामितीय विवेचना के अस्त्रों की विशेषता लक्षण नहीं है। कौन ऐसा लक्षण नहीं है, देखिए विन हेले का यहाँ पे ना 5 था, 5 को कहानी बताया है इन्होंने, 5 लेवल बताया है, 5 लेवल में सारा डिटेल बताया गया है, वो आपको वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। लेकिन कुछ चीजें वहां पे हम दिखाएंगे, उससे पहले हम आपको दिखाएंगे क्या, तो उससे पहले आपको इसका हम ऑप्शन दिखाते हैं। आप वहां पे देख लिए थे। सेकंड है यहाँ पे कि विकासात्मक है, थर्ड है अनुक्रमिक है, और चौथा है कि आयु आश्रित है। तो यहाँ पे पता है सबसे जो आपका इंपॉर्टेंट आंसर बनने वाला है वो है 4, राइट। क्या बनने वाला है 4, क्यों, क्योंकि आश्रित वाला है ना, आयु पे आश्रित, आयु पे आश्रित वाला वैन हेले नहीं बोला था, आयु पे आश्रित वाला वैन हेले नहीं बोला है, ठीक है। इन्हें आयु वाला बोला है पियाजे ने बोला था। कौन दिया है ये, आयु आश्रित कौन बोला है, पियाजे, जीन पियाजे नाम है पूरा कंप्लीट, जीन पियाजे। तो एक आयु आश्रित वाला जो कहानी है जीन पियाजे का है, न कि वैन हेली का है, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं, यहां से आपको समझ में आएगा। लिखा है कि अनुभव पर निर्भर प्रत्येक स्तर के अपने भाषाई प्रतीक होते हैं, और उन प्रतीकों को जोड़ने वाले संबंधों का अपना नेटवर्क होता है। भाषाई प्रतीक का अर्थ उसकी स्पष्ट परिभाषा से कहीं अधिक है, इसमें वे अनुभव शामिल है जिन्हें वक्ता दिए गए प्रतीकों के साथ जोड़ता है, जो एक स्तर पर सही हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह दूसरे स्तर पर भी सही हो, राइट। उसका अगला पॉइंट लिखा है कि दूसरी ओर स्तर 0 से अंतिम स्तर तक प्रगति आयु की तुलना में, मतलब कितना, आयु की तुलना में प्राप्त विषय वस्तु और शिक्षा के तरीकों पर अधिक निर्भर करता है। भाई आयु की तुलना पे, यही बात लिखा था कौन, जीन पियाजे ने बताया है, यही बात को आयु पे आश्रित बना दिया है। कौन, जीन पियाजे साहब ने आयु पे आश्रित बनाए हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं 50 नंबर। ठीक है, कुछ लोग को लग रहा होगा भाई बड़ा अटपटा लग रहा है, भाई ये पेडागोगी है, नॉर्मल मैथ की तरह नहीं है कि 3 × 5 = 15, है ना, पेडागोगी है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने स्तर से सोचना पड़ेगा एज ए टीचर होकर के। चलिए समझिएगा आगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डिन्स ब्लॉक, अब सर डिन्स ब्लॉक क्या है ना, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डिन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है। सुनिए, नहीं पढ़ाई जा सकती है, यानी डिन्स ब्लॉक का यूज करके आप क्या नहीं पढ़ा सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रायिकता, सेकंड है स्थानीय मान, थर्ड है संख्याओं का योग, फोर्थ है एक अंक वाली संख्याओं का गुणन। तो भाई साहब स्थानीय मान को आप पढ़ा सकते हो, है ना, संख्याओं का अंक ये भी हो सकता है, एक अंक वाली संख्या का गुणन ये भी हो सकता है। बोला है कौन नहीं हो सकता है, तो भाई प्रायिकता जो है ना, वो डिन्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ा सकते। कौन, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको आप डिन्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकते। आइए सर ये डिन्स ब्लॉक होता क्या है, ये आपको दिखाने का हम काम कर रहे हैं। चलिए
तो ये है आपके पास डिन्स ब्लॉक का कुछ कहानी। देखिए डिन्स ब्लॉक का क्या कहानी है। लिखा है कि गणित को अधिक आसानी से तब समझा जा सकता है जब शिक्षकों द्वारा उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। डिन्स ब्लॉक उन सामग्रियों में से एक है। राइट, डिन्स ब्लॉक क्या है, उन सामग्रियों में से एक है। कौन सामग्री, मतलब कोई चीज को पढ़ाना है तो बच्चा को कोई चीज दिखाकर अगर हम पढ़ाए ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमको किसी बच्चा को सिलेंडर का नॉलेज देना है, बेलन का नॉलेज देना है, तो भाई हम कुछ नहीं करेंगे अगर हमारे आजू बाजू मान लेते हैं ये बॉटल है, चलिए ये बॉटल है, ये बॉटल अपने आप में सिलेंडर है, कब ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से काट के निकाल दे, मतलब ये पूरा कंप्लीट ऐसा दिखे तो। या फिर हम सब के घर में रोटी तो बनता है ना, तो वही बेलन जिससे रोटी बेला जाता है वो अपने आप में बेलन है, सिर्फ क्या कीजिएगा जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है उसको काट के हटा दीजिएगा, कंप्लीट बेलन है। उसका नाम भी इसीलिए पड़ा है ताकि वो बेलन जैसा दिखता है, इसलिए उसको लोग बेलन बोलता है, बेलना बोलता है डायरेक्ट अपने भाषा में। क्लियर। तो कोई भी चीज बच्चा को पढ़ाना है तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसी सामग्री को हेल्प लेकर हम पढ़ाएं, बच्चों को दिखा के पढ़ाएं, तो ज्यादा चीज बढ़िया हो जाता है। तो सामग्री को ही क्या बोला जाता है, डिन्स ब्लॉक बोला जाता है। आई होप बातें समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लिखा है कि डिन्स लकड़ी या प्लास्टिक के घन, छड़ और समतल खंड हैं जिनका उपयोग बच्चे के बुनियादी गणित का समर्थन करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए ना वो मार्केट में एक से एक मिलते हैं खिलौने टाइप से, मतलब वो लकड़ी का या फाइबर का बना हुआ चीज दिखता है, चलो ये घन है या आपका घनाभ है ना, इस टाइप की चीजें होती है। क्लियर। फिर देखा है कि यहाँ पे एक का स्थान लंबा, दहाई का स्थान फ्लैट, सैकड़ा का स्थान ब्लॉक, हजार का स्थान के रूप में किया जा सकता है, जहां बच्चे प्रत्येक स्थान को अलग कर सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे हम तीन चीज को ऐसे दिखा देंगे। नितेश एक पेन दीजिए, मार्क कर दीजिए, मार्क कर दीजिए। देखिए जैसे हमारे पास ये तीन चीज है, हम इसको क्या बोलेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हो गया इकाई दहाई सैकड़ा। तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई। राइट, ये दोनों ले लेंगे तो दहाई मतलब दो चीज है, ये तीनों मिला देंगे तो सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये चीज बताना चाह रहा है यहाँ पे। क्लियर। आगे है कि जोड़ घटाव संख्या का बोध और स्थानीय मान जैसी गणितीय अवधारणाओं को सीखते समय छात्रों द्वारा डिन्स का उपयोग किया जाता है। अतः इनका उपयोग ऊपर दिए गए स्थानीय मान, संख्याओं का योग, एक अंक वाली संख्या का गुणन सिखाने के लिए किया जा सकता है। हमसे बोला था किसके लिए नहीं किया जा सकता है, तो था आपका प्रायिकता था, प्रोबेबिलिटी था। आई होप बातें समझ में आया होगा। चलिए ये कितना नंबर था हमारा, 50। हम बात कर लेते हैं अब 51 का। तो आई होप आप ये बात तो समझ गए होंगे डिन्स ब्लॉक का उपयोग कब होता है। तो सर डिन्स ब्लॉक का उपयोग होता है हमारा कब, देख लीजिए। और उसका एक आपका एक चीज और है, प्रायिकता। गणित की वह शाखा है जो संख्यात्मक विवरणों से संबंधित है कि किसी घटना के होने की कितनी संभावना है, या यह कितना संभावना है कि कोई प्रस्ताव सत्य है। ठीक है, प्रायिकता में देखिए पॉसिबिलिटी है ना, जैसे हमने एक कॉइन को उछाला, हेड आएगा या टेल आएगा, पॉसिबिलिटी की बात है। ठीक। फिर लिखा है किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच की एक संख्या होती है, जहां व्यापक तौर पर 0 घटना की असंभवता को इंगित करता है और 1 निश्चितता को इंगित करता है। डिन्स ब्लॉक प्रायिकता के शिक्षण के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। राइट, आपको ना कोई भी मतलब जो प्रोबेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, जो प्रायिकता की बात करते हैं, वो पॉसिबिलिटी होने और न होने की क्या होता है, 1 और 0 के बीच में होता है, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं हो सकता। ठीक। नेक्स्ट बाद हम बात करने वाले हैं 51 नंबर। कहां गया भाई 51। चलिए ये है आपके पास 51। 51 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में पूर्व संख्या मतलब प्री नंबर की अवधारणा के निर्माण से संबंधित है। पहला एकाकी संगति, सेकेंड पदानुक्रमिक समावेश, और थर्ड है माप। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी मतलब ए और बी। अब सर ये प्री नंबर की अवधारणा से क्या लेना देना है सर, इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए आपको हम ले चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, 51 नंबर का एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका 51 नंबर का एक्सप्लेनेशन। लिखा है कि की पॉइंट्स है कि पूर्व संख्या यानी प्री नंबर की अवधारणाओं को पूर्व स्कूली वर्ष
के दौरान अर्थात 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से पहले बच्चों में विकसित किया जा सकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल है। भाई ये पूर्व संख्या जो है, जो प्री नंबर है, इसकी नॉलेज हम लोग कब बच्चों को देते हैं? तो सर इसकी नॉलेज देते हैं 7 वर्ष की उम्र से पहले, राइट। हाँ, क्या क्या कहानी है? जैसे मिलान से एकाकी संगति की अवधारणा को समझने में मदद मिलती है। मिलान से क्या होता है? तो एकाकी संगति की अवधारणा को समझने में मदद मिलती है। अगला, मिलान हमारी संख्या प्रणाली का आधार बनता है। जब कोई बच्चा समान बना रह सकता है तब 2 युग्मों का मिलान संभव हो जाता है। यह संरक्षण के अधिक कठिन कार्यों के लिए एक पूर्व अपेक्षित कौशल बन जाता है। नेक्स्ट है पदानुक्रमिक समावेशन। एक गणना सिद्धांत है जिसे कभी कभी गणन कारक सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो बच्चों में पूर्व संख्या अवधारणा निर्माण से भी संबंधित होता है। क्लियर? अब देखिए भाई, थोड़ा सॉरी और देखिए कि यह समझ है कि संख्या एक दूसरे के अंदर निहित होती है और संख्या एक एक गिनती आगे बढ़ती है। ठीक। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन वो क्या है? तो दूसरी ओर मापन को संख्या अवधारणा के रूप में माना जाता है, न कि पूर्व संख्या। भाई मापन जो आपके पास ऑप्शन 3 में था, वो किससे माना जाता है? मापन को माना जाता है संख्या अवधारणा। क्या माना जाता है? मापन को संख्या अवधारणा माना जाता है, न कि पूर्व संख्या माना जाता है। पूर्व संख्या अवधारणा नहीं माना जाता है मापन को, मेजरमेंट को। ठीक, क्योंकि इसके लिए अधिक संज्ञानात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है, क्योंकि बच्चे प्रारंभिक अवस्था में वस्तुओं की लंबाई की तुलना नहीं कर सकते हैं। बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग टाइम में कोई भी वस्तु का लंबाई की तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कितनी लंबी, माप का मतलब क्या होता है? उसको मेजरमेंट करना, मापना, 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इतनी बच्चे में कहाँ समझ होता है भाई? नहीं होती है। बस उसको इतना पता चलता है कि एक एगो है, इसको मिला देंगे तो 2 गो हो गया, इसको मिला दिए तो 3 गो हो गया। ये समझ होता है उसको, इतना ये नहीं आइडिया होता है कि 2 सेंटीमीटर होगा या 1 मीटर का हो जाएगा या 1 फीट का होगा, कितने का होगा, इस बात की आइडिया उसको नहीं लग पाता उस समय तक। क्लियर? चलिए फिर लिखा है आगे, लिखा है कि अंकों को सही ढंग से गिनना, पहचानना और उनका उपयोग करना, संख्याओं की तुलना, माप और संख्याओं पर संचालन को संख्या अवधारणा माना जाता है, जो पूर्व संख्या अवधारणाओं के बाद आती है। राइट? ये सब कब आता है? तो पूर्व अवधारणा के बाद आता है वो चीजें। क्लियर? तो ये था आपका 51 नंबर, और आपको फिर से हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 52। लिखा है कि गणित में कक्षा आधारित आकलन को, गणित में कक्षा आधारित आकलन को क्या कहा जाता है भाई? पहला ऑप्शन, सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, अनुभवों एवं कुशलता का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। ठीक है, गणितीय निर्देशों से भिन्न एकाग्रचित्त पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। ठीक है भाई, अब आइए इसको पहले ऑप्शन देख लेते हैं, देन आगे हम लोग बात करेंगे। इसका ऑप्शन आपको यहां दिखेगा। चलिए, पहला ऑप्शन लिखा है केवल फर्स्ट, फिर लिखा है कि फिर लिखा है फर्स्ट और सॉरी सेकंड और थर्ड, फिर लिखा है कि ए और बी, और लास्ट में है ए और सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ना, हो जाएगा आपका ए और सी। फिर से एक बार ए और सी आपको दिखा दिए। सर ए और सी है क्या, उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए। देखिए ए में क्या लिखा हुआ है, तो सर ए में लिखा है कि सभी विद्यार्थी के अद्वितीय गुण। भाई हर मानव अपने आप में यूनिक है। यूनिक का मतलब अद्वितीय है, एक मानव के जैसा दूसरा कोई मानव नहीं हो सकता, है ना। सभी इंसान में अपना अपना काबिलियत है, अलग अलग काबिलियत है, अलग अलग सबका पहचान है। इसीलिए लिखा है कि सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, है ना, अनुभवों एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और सम्मान करना चाहिए। हमें ये बात बताया भी जाता है भाई, हर व्यक्ति को आप सम्मान करो, हर व्यक्ति में एक नया कुछ न कुछ एक अलग चीज है जो छिपा हुआ है, वो दिखेगा। राइट? फिर क्या लिखा है हमारा, एक क्या था ऑप्शन ए और सी था। सी में है कि विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। मतलब विद्यार्थी की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो चीज भी आपके पास उभर कर आ रहा है, जो भी निकल कर आ रहा है,
उसको क्या कीजिए, तो प्रतिबिंबित करना चाहिए। राइट, ये था आपका 52 नंबर। और आइए इसको थोड़ा सा हम दिखाते हैं एक्सप्लेनेशन 52 का। सर आकलन, ये आकलन होता क्या है ना? देखिए, आकलन से तात्पर्य अवधारणाओं को सीखने से संबंधित सभी संभावित आंकड़ों और साक्ष्यों के संग्रह से है। हम किसी चीज का आकलन कब करते हैं? आकलन का मतलब होता है जांच करना, परखना किसी चीज को, है ना, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी उसको कसौटी पे देखें, कौन सी उसको प्रमेय के हिसाब से देखें, यही होता है आकलन करना। फिर लिखा है कि ये आंकड़े संख्यात्मक या मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे अंक या संख्या, और गुणात्मक डेटा जैसे अवधारणाओं को सीखने में रुचि, अवधारणाओं पर अंतःक्रिया करने की क्षमता, विषय से संबंधित गतिविधियों में शामिल होना, और छात्र की कई अन्य विशेषताएं जो छात्र के अधिगम के संभावित परिणाम हैं। क्लियर? और आपका है नेक्स्ट है कि छात्र की क्षमता और सुधार के केंद्रों को निर्दिष्ट करते हुए उसके प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया प्रदान करें, जो अधिगम में सुधार करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। समूह या व्यक्तिगत कमियों को पहचाने और उनका उपचार करें। मतलब जो भी बच्चे के अंदर जो उसके होता है, कभी बच्चे को जो समूह हो जाता है या फिर जो उसके व्यक्तिगत जो भी कमी है उसको पहचानिए और उसको उपचार कीजिए, मतलब उसको दूर कीजिए। ठीक है। अगला, सभी छात्रों के अद्वितीय गुण, अनुभव और विशेषज्ञता पर विचार करें और उनका सम्मान करें, ताकि वे महसूस कर सकें कि उनकी क्षमता का आकलन किया जा रहा है और आत्मविश्वास ग्रहण करें। क्या है भाई, जब मान लेते हैं हमारे पास कोई आदमी आता है, कोई बच्चा आता है, जैसे कोई एक छोटा बच्चा है, वो बच्चा कुछ चीजें जान रहा है ना, तो आप उसको ना थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो। लेकिन मान लेते हैं कोई बच्चा कुछ काम किया वैसा, हम उसको मोटिवेट ना करके उसको हम डांट दिए, बताइए क्या बच्चा कभी कोई नया चीज सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चा को मोटिवेट करने की जगह हम क्या कर दिए, तो डिमोटिवेट कर दिए, उसको हम डांट दिए। क्लियर? तो उस बच्चा के अंदर जो गुण है ना, उसको इज्जत दीजिए, उसको सम्मान कीजिए। क्लियर? चलिए, बाद बाकी आप देख पाएंगे, सारा चीज आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 53 नंबर। 53 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही है? सोचो भाई, यह है गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथ्स। नेचर ऑफ मैथ्स है वो मेरी करता है आपका कि गणित को विज्ञान के प्रतिमानों, प्रतिमान का मतलब पैटर्न होता है, की तरह समझा जा सकता है। पैटर्न का मतलब एक कोई भी चीज का एक सीक्वेंस चलता है, पैटर्न चलता है ना। पैटर्न इन द सेंस ऐसे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ठीक है, या फिर एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद नौ, ऐसा, या फिर दो चार छह, ये सब क्या एक पैटर्न ही तो है ना, ये सब क्या एक पैटर्न है। चलिए अच्छी बात है। सेकंड लिखा है कि गणित अमूर्त विचारों में संभावित संबंधों का अन्वेषण करता है। एंड थर्ड लिखा है क्योंकि गणित तर्कशास्त्र पर आधारित है, इसलिए गणित में रचनात्मक के लिए बहुत ही सीमित स्थान है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट भी सही लगा और सेकंड भी सही लग रहा है। तो ए और बी कहाँ है? तो ए और बी आपका फर्स्ट में है, यानी 53 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए हम लोग बात करते हैं आगे और 54 नंबर देखते हैं। चलिए 54 नंबर आप लोग बताइए। हमको थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त दीजिए। चलिए, हाँ, तो हम लोग बात किसका कर रहे थे?
हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे अभी फिलहाल 54 का। 54 में लिख रखा है कि उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। सर उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है क्या? पहले पहले ऑप्शन क्या बनाया है? तो ऑप्शन बनाया है कि उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, क्या इनके लिए सहायक है? सेकेंड है कि पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, मतलब कोई भी लेसन को दोहराने के लिए, पुनरावृत्ति का मतलब रिपीटेशन होता है, बार बार दोहराने के लिए। तीसरा है कि समस्या समाधान के शिक्षण के लिए, और लास्ट है कि गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। तो मेरे भाई सबसे जो बेस्ट ऑप्शन निकल कर आया वो ऑप्शन सी है। जो उपचारात्मक जो शिक्षण है ना, वो इसीलिए सहायक होता है। किसके लिए भाई? तो गणित में जो स्टूडेंट है उनको समझने में जो परेशानी होता है, ठीक है, उन चीज को पहले पकड़ना है, संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने में। ठीक, मतलब होता क्या है, कोई बच्चा का मान लेते हैं मैथ का सेक्शन वीक है, तो पहले वो बच्चा अपने आप को समझे, यार हमारे अंदर ये चीज कठिनाई हो रही है, मैथ हमसे बनता नहीं है, कारण क्या है, पहले उस कारण को पकड़िए और इसके बाद अपना ना कारण पकड़ने के बाद आप उस पर काम करेंगे और उसके बाद आपका मैथ का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए होता है सबसे उपयुक्त जो है, सबसे सहायक है, वो कौन मेथड होता है? तो उपचारात्मक होता है। सर ये उपचारात्मक का मतलब क्या है सर, वो तो थोड़ा बता दीजिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उपचारात्मक। इसको एक और नए नाम से जाना जाता है निदान। उपचारात्मक मतलब निदान करना, है ना, किसी समस्या को निदान करना। ठीक, देखिए लिखा है कि शिक्षार्थी की कठिनाइयों और इसके कारणों की जांच करने की प्रक्रिया है। निदान क्या है भाई? तो शिक्षार्थी की कठिनाइयों और इसके कारणों की जांच करने की प्रक्रिया है। इसके अनुवर्ती कार्रवाई से बच्चों को उनकी कमियों को पूरा करने में मदद मिल सकता है। इस चरण को सामान्यतः उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। आई होप समझ पाए होंगे कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। फिर लिखा है कि सफल उपचारात्मक शिक्षण के लिए अपनाए जाने वाले चरण, यानी ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है, ऐसा कौन कौन सा स्टेप है जो हमें अपनाना चाहिए, किसके लिए? तो उपचारात्मक के लिए। उपचारात्मक मतलब चीजों को दूर करने के लिए, ठीक है, समस्या को दूर करने के लिए। पहला पॉइंट आपके पास शो हो रहा होगा कि शिक्षण विषय वस्तु का चयन और कार्यान्वयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात किसी विशेष क्षेत्र में छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता होती है। सेकेंड है कि अलग अलग तरह के छात्रों के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। अंतःक्रिया के अन्य तरीके जैसे शिक्षार्थी की अंतःक्रिया और शिक्षार्थी विषय वस्तु की अंतःक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। क्लियर? और फिर है कि उस क्षेत्र का पता लगाने के बाद जहां कठिनाई होती है, शिक्षक सीखने में आने वाली समस्याओं और उन कारणों को दूर करने के लिए कुछ रणनीति तैयार करेगा। जैसे जैसे हमको पता चलेगा कि नहीं बच्चा में क्या ऐसा फॉल्ट है जिसकी वजह से वो नहीं सीख पा रहा है, तो जैसे टीचर को ये बात समझ में आता है तो वो क्या करेगा, वो ऐसा कुछ एक रणनीति तैयार करेगा जिससे वो बच्चा को उस परेशानी से क्या कर सकता है, निदान दिला सकता है, उस परेशानी से अलग कर सकता है, छुटकारा दिला सकता है। ठीक है, जिनके कारण शिक्षार्थी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षार्थी की कमजोरी को दूर करने के लिए शिक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली रणनीति को उपचारात्मक शिक्षण के रूप में जाना जाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो जो परेशानी को दूर करने में शिक्षक ने जिस मेथड को इस्तेमाल किया उसी को बोला जाता है उपचारात्मक शिक्षण। क्लियर गाइस? आई होप ये बातें आपको भली भांति समझ में आया होगा। और ये था हमारा कितना नंबर क्वेश्चन? 54 नंबर था। चलिए हम बात करते हैं 55 नंबर का। 55 नंबर देख लीजिए, भी ज्यादा खूबसूरत सवाल है आपके लिए। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की दिक् स्थान संबंधित समझ के संदर्भ में न्यूनतम उपयुक्त है? न्यूनतम, कम से कम। तो पहला ऑप्शन लिख रखा है आपका 55 का कि प्राथमिक स्कूल के बच्चे तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। प्राथमिक स्कूल का जो बच्चे होते हैं ना, वो तार्किक संक्रामक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, तो लॉजिकल बात नहीं कर पाते लोग। कौन? प्राथमिक स्कूल के बच्चे। जो ये आपके क्या लिखा है
यहाँ पे आपका दे रखा है कि x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन z, मतलब जो x है वो y से क्या है, बड़ा है, और जो y है वो z से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली x जो है वो z से क्या है, बड़ा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 लोग आपके पास हैं, 3 लोग में ऐसे आपको यहाँ दिखाते हैं, 3 लोग में एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है। हम बोलेंगे ये इसका क्या है, ये इससे बड़ा भाई है, मान लेते हैं। और ये क्या है, तो ये इससे बड़ा भाई है। भाई तो स्वाभाविक हुआ ना कि ये इससे भी क्या होगा, बड़ा होगा, इससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो उसी तरह ये बात दिखाया गया, और यही चीज को कंपेयर नहीं कर पाता है कौन, प्राथमिक स्कूल के बच्चा। तो सबसे यही होगा आपका सही आंसर यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा चीजों को। ये रहा आपका 55 का सॉल्यूशन, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। लिख रखा है कि दिक् स्थान संबंधित आकार और आकृति की समझ वस्तुओं के आकार और आकृति को देखना, वर्णन करना और तुलना करना है। यह स्थान और स्थिति को वहां पहचानने के बारे में जहां एक व्यक्ति, एक वस्तु, अन्य लोगों और देखिए ये आपके पास पूरा डिटेल में लगा दिया हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है, क्या होता है दिक् स्थान से संबंधित चीजें। चलिए हम थोड़ा सा बात करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जा रहा है। ठीक है, चलिए 56 पे आते हैं। 56 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है। रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती है तो है आपका नंबर ऑप्शन 4, सत्र अंत परीक्षा। ठीक, इसका हम लोग थोड़ा सा फास्ट सॉल्यूशन करते हैं। देखिए रचनात्मक बोला किसको जाता है, सबसे पहला काम लिखा है कि रचनात्मक मूल्यांकन छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है, यानी उन बच्चे में कितना नॉलेज है यही है उसका मूल्यांकन करने का एक तरीका है, प्रक्रिया है, जैसा कि वह सीखते हैं। लिखा है कि यह चल रहे मूल्यांकन की एक विधि है और इसे पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की प्रगति की निगरानी में मदद करने के लिए त्वरित प्रश्नों और अभ्यासों की एक श्रृंखला को एक साथ रखना शामिल है। एक पाठ्यक्रम के अंत में होने वाले योग्यात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन चलते फिरते छात्र के ज्ञान के स्तर की निगरानी करता है। क्लियर। अब रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कुछ उपकरण है, क्या क्या उपकरण है पहले उसको देखिए। तो पहला जो उपकरण बना गया है उसको दत्त कार्य है, प्रश्नोत्तरी है जिसको क्विज बोला जाता है, फिर प्रश्नोत्तरी है, फिर मौखिक पक्ष है, और इसके बाद है दैनिक विवरण, जर्नल एंट्रीज आदि। क्लियर। कितने नंबर सवाल था हमारे लिए, इसका एक और थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, 1 मिनट गाइस। देखिए ये भी समझ लीजिए, रचनात्मक मूल्यांकन के कुछ लक्षण भी हैं। क्या क्या लक्षण है, लिखा है कि यह एक ही समय में सीखने की प्रक्रिया और शिक्षार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षकों और छात्रों को सभी प्राय अधिगमकर्ता बनने की आवश्यकता होती है। थर्ड है कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कार्य योग्य प्रतिक्रिया एकत्र करना है जो समग्र शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करता है। अगला है कि यह मूल्यांकन की नई नैदानिक विधि है। रचनात्मक आकलन के परिणाम तुरंत उपलब्ध कराए जाते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन गैर श्रेणीबद्ध होते हैं। भाई ये भी सवाल आपसे पूछा सकता है कि रचनात्मक मूल्यांकन कैसा होता है, तो बोलना होगा गैर श्रेणीबद्ध होता है, मतलब श्रेणी में नहीं होती है ना, वो जैसे तैसे कुछ भी हो सकता है। क्लियर। चलिए ये था हमारे शायद 55 नंबर सवाल, और अब आप सॉरी 56 नंबर था। आपको अब हम दिखाते हैं नेक्स्ट, यानी कि 57 57 है, हाँ है, इसका हिंदी कहाँ गया। चलिए ये रहा हमारा 57। लिखा है कि कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा कि देखो भाई साहब यहाँ पे ऐड है, मैंने बहुत लोग बोल दिया कि अगर आप इसको जोड़िएगा ना तो इतना मिलेगा। आपको लगता है ये सही बोला गया है, नहीं एकदम नहीं है। तो लिखा है आपके पास क्या कि इसको सुदृढ़ करना, इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो सकता है। भैया यहाँ पे जोड़ गलती किया है बच्चा, तो सिंपल सी बात है कि जोड़ने के समय पुनः समूहीकरण, ये बात उसको सीखना जरूरी है, यानी ऑप्शन फर्स्ट 57 का ऑप्शन फर्स्ट, राइट। अब कुछ इसके बारे में भी चीजें दिखा देते हैं आपको। देखिए
लिखा है कि दो अंकों की संख्या को जोड़ते या घटाते समय 10 के समूह बनाने की प्रतिक्रिया को पुनर्समूहीकरण के रूप में जाना जाता है। पुनर्समूहीकरण क्या है? तो दो अंकों के संख्या को जोड़ते या घटाते समय 10 के समूह बनाने की प्रतिक्रिया को पुनर्समूहीकरण के रूप में जाना जाता है। इसके लिए आमतौर पर हासिल और दहाई दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सब लोग जब जोड़ते हैं तो इतना मान लेते हैं, जोड़े तो 12 आया, 12 के 2 हासिल एक बोलते हैं ना, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आई होप चीजें आप एक बार देख लीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप फुर्सत से सारा चीज को डिटेल वाइज पढ़ लीजिएगा, क्या क्या इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम बात कर रहे हैं अब 58 का। यही है आपका 58 नंबर सवाल जो यहाँ पे पिछले वाले पीडीएफ में चला गया है। लिखा है कि गणित में त्रुटियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गणित में त्रुटि, गणित में गलती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें गणित को करने की क्षमता का अभाव है। एंड त्रुटियां गणित की भ्रांतियों को बारे में अंतर्दृष्टि देती है। सी है कि शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देनी चाहिए जिनमें उनसे त्रुटियां होने की संभावना हो। आप बताइए भाई साहब, यहाँ पे जो सही ऑप्शन बनेगा बी और सी बनेगा। क्या क्या है? देखिए, कोई बच्चा, पहला ऑप्शन इसलिए गलत है कि लिखा है कि यदि गणित में एक छात्र बहुत सारी त्रुटि कर रहा है, मैंने कोई एक बच्चा जो बहुत गलती कर रहा है, तो इसका मतलब एक कतई नहीं है कि उसमें गणित करने की क्षमता का अभाव है। ऐसा नहीं, कुछ बंदे में वो इफिशियंसी नहीं है, क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड और थर्ड होगा सही। त्रुटि गणित की भ्रांतियों के बारे में अंतर्दृष्टि देती है और शिक्षक को छात्रों को ऐसे पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य देनी चाहिए जिनमें उनसे त्रुटियां होने की संभावना हो। राइट, चलिए नेक्स्ट, यानी 59 लिखा है कि देखिए मजेदार चीज, क्या लिखा है मजेदार चीज? जॉर्ज पोलियो के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है? फिर से वही न्यूनतम संबंधित आ गया भाई। पहला है कि समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, एंड तीसरा है समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना। एकदम मस्त चीज है, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना है। ठीक है, उनके उत्तर की व्याख्या नहीं, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, जॉर्ज पोलियो का क्या कहानी है, थोड़ा सा इनको समझते हैं। लिखा है कि जॉर्ज पोलियो को आधुनिक गणितीय समस्या समाधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भाई ये है कौन, सुनिए पहले। जॉर्ज पोलियो को आधुनिक गणितीय समस्या समाधान के जनक बोला जाता है भाई, जनक। ठीक है, कैसा? वो भी आधुनिक, मॉडर्न। क्लियर? ये 1945 में उन्होंने हाउस टू सॉल्व इट पुस्तक का प्रस्ताव रखा था। बताइए, बोल देगा आपके पास कि हाउ टू सॉल्व इट एक किसका पुस्तक है, तो आपको बोलना पड़ेगा किसका पुस्तक है। तो ये पुस्तक है जॉर्ज पोलियो का। किसका है? जॉर्ज पोलियो का। एक कब एक किया गया था? तो 1945 में किया गया। राइट, कुछ पॉइंट है उनका भी जो आपके पास रखा गया है, आप इसको देखिए, आराम आराम से हम स्लाइड कर दे रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्लियर? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट, और भी कुछ? चलिए 60 नंबर के ऊपर बात करते हैं हम लोग। 60 नंबर में लिखा है कि प्राथमिक कक्षा के गणित के अध्यापकों ने भिन्न की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाई। फ्रैक्शन सिखाना था इनको, भिन्न सिखाना था। पहला ऑप्शन लिखा है कि विभिन्न प्रकार के भिन्नों को श्यामपट्ट पर लिखना और उनकी विविध विशेषताओं की व्याख्या करना। सेकेंड है कि पेपर या कागज को मुड़कर क्रियाकलाप करने के लिए समरूप आयताकार पट्टियों और वृत्ताकार कट आउट का उपयोग करना। थर्ड में है कि विभिन्न विविध चित्रों के उपयोग से भिन्नों जैसे 1/2, 3/4 को दिखाना। भाई तो यहाँ पे आपका जो 60 नंबर है, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो बन जाएगा BCA, यानी सब BCA यानी ABC BC चाहे BCA, मतलब देखिए प्रायोरिटी के हिसाब से रखा गया है इसको, तो BCA बोला गया है। क्योंकि आप इसे देखेंगे तो सब में आपका ऑप्शन है ABC, ABC सब में है, लेकिन हम BCA क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि सबसे ज्यादा मजेदार है बी, इसके बाद मजेदार है सी और इसके बाद मजेदार है ए, राइट। तो ये रहा आपका पूरे 15 का 15 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप सेशन मतलब आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।